बांस का ट्रक। चांदपुर में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता चांदपुर की फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। राजू बहुत शरारती था। वो हमेशा कुछ न कुछ खुराफाती हरकत किया करता था। एक बार राजू ने अपने पिताजी को शेविंग करते हुए देखा और वो उनकी शेविंग क्रीम को अपने ब्रश में लगाकर उससे ब्रश करने लगा। जब उसके मुंह से झाग निकलने लगी तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ देखो ना मुझे क्या हुआ। राजू की माँ उसके मुंह से झाग निकलते हुए देखकर डर गई। अरे अरे राजू, ये क्या मुसीबत बोल ले ली तूने? ये क्यों झाग निकल रहा है? कुछ बताएगा या यूं ही रोता रहेगा? हाँ, राजू ने जब अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसकी खूब डांट लगाई। राजू चांदपुर के स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में चंदू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। इसके पिताजी फैक्ट्री में मैनेजर थे। चंदू दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने खिलौने के साथ सभी बच्चों के साथ मिलकर खेला करता था। ये देखकर राजू चंदू से बहुत जलता था। आ गया अपने खिलौने लेकर, अब सभी बच्चों के साथ खेलेंगे। पता नहीं किस बात का घमंड दिखाता है यहाँ पर ये चंदू। एक दिन चंदू अपना एक खिलौना बड़ा ट्रक लेकर आया। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और चंदू से ट्रक खेलने के लिए मांगने लगे। चंदू चंदू, हमें भी अपने ट्रक के साथ खेलने दो ना, हमें भी इसमें बिठाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ हम सब बैठकर इसमें खेलते हैं। और सभी बच्चे मिलजुल कर चंदू के ट्रक के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन राजू अपनी आदत के अनुसार उससे चिढ़ गया और कहने लगा, मेरे पास तो इससे भी अच्छा ट्रक है। सभी बच्चों ने राजू से कहा, तो ठीक है, कल अपना ट्रक लेकर आना। राजू ने घर आकर अपनी पुरानी साइकिल पर अपने आंगन में पड़े बांस से एक ट्रक की बॉडी बना ली और उसे अपनी साइकिल पर फिट कर दिया। देखने में तो वो एक बांस का ट्रक लग रहा था, लेकिन वो मजबूत नहीं था। अगले दिन वो उसके अंदर बैठकर सभी बच्चों को दिखाने के लिए ले आया। सभी बच्चों ने राजू की कारीगरी की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर राजू को घमंड आ गया और उसने चंदू को अपने ट्रक के साथ रेस लगाने के लिए कहा और चंदू और राजू दोनों के ट्रकों की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद चंदू का ट्रक आगे निकल गया, लेकिन राजू का बांस का ट्रक उसके साइकिल के ऊपर से खुलकर पूरी तरह बिखर गया और जो बाकी रह गया वो थी चंदू की पुरानी साइकिल। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। राजू की हालत देखो, अरे इसका चेहरा तो देखो कैसे लाल हो गया है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई राजू। तब चंदू ने राजू को समझाया, राजू, हम सब मिलकर खेलते हैं, तभी तो मैं सारे खिलौने यहाँ सबके लिए लाता हूँ। चलो आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। हम सब दोस्त हैं, हमें मिलकर खेलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। अब राजू समझ चुका था कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। एक गांव में जगन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। जगन का बांस का कारोबार था। वो गांव से शहर में एक फैक्ट्री में बांस की सप्लाई किया करता था। उस फैक्ट्री में बांस से तरह तरह की चीजें बना करती थी, लेकिन जगन को बांस के बहुत ही कम पैसे मिला करते थे। जगन चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े ऑफिसर बने, ना कि उसकी तरह बांस का कारोबार करें। इसीलिए उसने अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था। लेकिन उसके बड़े बेटे सोनू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह तो बस बांस के तरह तरह के खिलौने बनाता रहता था। जगन इससे बहुत नाराज था। सोनू, आज फिर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर तुम्हारी शिकायत की। इस बार भी तुम्हारी क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि बांस की चीजें बनाना छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो। समय के साथ साथ सोनू बड़ा हो गया, लेकिन उसका बांस की चीजें बनाने का शौक नहीं गया। वो अब बांस की बड़ी बड़ी चीजें बनाने लगा, जैसे बांस के बड़े अच्छे खिलौने, बांस का फर्नीचर, मेज, कुर्सी इत्यादि। सारी दुनिया में महामारी फैलने के कारण देश में लॉकडाउन लग जाता है और शहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाती है और उनका काफी नुकसान होता है। वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये महामारी ना जाने कब खत्म होगी। इधर घर में और गांव में बांस के ढेर लगते जा रहे हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कमला, मुझे अपनी नहीं तुम्हारे इस निकम्मे बेटे की फिक्र है। अगर ऐसा रहा तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। इसका ना जाने क्या होगा। यह सुनकर सोनू कहता है, पापा पापा, मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सोनू अपने माँ बाप को उनके बांस के गोदाम में लेकर जाता है। वहाँ उसके माता पिता देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बांस की कई तरह की मेज, कुर्सी और फर्नीचर बनाकर रखा था।
और वो भी बिल्कुल जैसे शहर की फैक्ट्री में बनते थे। सोनू अपने पापा से कहता है, पिताजी देखिए मैंने कितना अच्छा फर्नीचर बनाया है, अब आप बांस का फर्नीचर बनाकर शहर में क्यों नहीं बेचते। जगन को अपने बेटे का आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो अपने बेटे से कहता है, लेकिन बेटा इस काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा और मजदूर कहाँ से आएंगे, और लॉकडाउन में हम सामान कैसे बेचेंगे। पिताजी आप फिक्र ना करें, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने गांव के कुछ लोगों को बांस का फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग दी है, और आजकल तो सरकार नया काम करने के लिए खूब लोन भी दे रही है। और बिक्री की तो आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, लॉकडाउन में हम ऑनलाइन अपना फर्नीचर बेचेंगे। जगन अपने बेटे सोनू को ये काम करने की इजाजत दे देता है और खुद भी उसके साथ मिलकर बांस का फर्नीचर बनाने लगता है। देखते ही देखते उनका काम चल निकलता है और अब वो शहर में बांस बेचने के बजाय गांव में ही बांस का फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री लगा लेते हैं और उनका बनाया फर्नीचर शहर ले जाकर बेचने लगते हैं। अच्छा और सस्ता होने के कारण लोग उनके फर्नीचर को हाथों हाथ खरीद लेते हैं और ऑनलाइन भी उनका फर्नीचर खूब बिकता है। चंदनपुर गांव में राम और सलीम नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों गांव में एक साथ ही घूमा करते थे, स्कूल पढ़ने इकट्ठे जाया करते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। जब लोग अपने बच्चों को झगड़ते हुए देखते तो लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। अबे बिट्टू देख ले, लड़ता ही रहता है हमेशा, तेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता। राम और सलीम को देख ले, कितने अलग अलग हैं दोनों के परिवार, लेकिन फिर भी दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है। दोनों हमारे गांव में एकता की मिसाल हैं, सीखो कुछ उनसे। एक ही क्लास में पढ़ने के कारण भी दोनों में कभी पढ़ाई के लिए या किसी और चीज के लिए झगड़ा नहीं होता था। कई बार तो स्कूल के टीचर भी परेशान हो जाते थे कि वो दोनों में से किसको अव्वल लाएं। प्रिंसिपल साहब, बड़ी दिक्कत की बात है। ये देखिए, राम और सलीम दोनों के नंबर बराबर हैं। अब बताइए हम क्या करें। अरे करना क्या है मिश्रा जी, दोनों को अव्वल ले आइए, दोनों को फर्स्ट शो कर दीजिए। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास इतने दो होनहार बच्चे हैं। राम बहुत अच्छे मिट्टी के खिलौने और मिट्टी की चीजें बनाया करता था और सलीम बांस की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाया करता था। सलीम, देख मैंने कितना अच्छा मिट्टी का खिलौना बनाया है। वाह राम, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया। देखो देखो, मैंने भी बांस का बनाया है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे खिलौने जैसा है। क्यों ना हो, हम दोनों दोस्त जो हैं यार। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को बांस और मिट्टी का हैंडपंप बनाने के लिए कहा गया और जो उसमें अव्वल आएगा उसे 1000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई। राम और सलीम दोनों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोची। प्रतियोगिता वाले दिन सभी बच्चे बांस और मिट्टी का हैंडपंप बनाने की तैयारी करके आए और सभी बच्चों ने प्रतियोगिता जीतने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैंडपंप बनाए। लेकिन सभी बच्चे बांस और मिट्टी दोनों का एक ही हैंडपंप बनाने की कोशिश कर रहे थे और इधर राम और सलीम दोनों ने अलग अलग 2 हैंडपंप बनाए। जल विभाग के मुख्य अधिकारी उस दिन उस प्रतियोगिता में जज बनकर आए थे। जब उन्होंने सभी बच्चों के बनाए हैंडपंप देखे तो उन्होंने सभी बच्चों की तारीफ की, लेकिन सबसे अधिक तारीफ उन्होंने राम और सलीम के बनाए अलग अलग मिट्टी और बांस के हैंडपंप की। अरे वाह, ये दोनों हैंडपंप किसने बनाए हैं प्रिंसिपल साहब? सर, ये हमारे 2 होनहार बच्चे हैं, राम और सलीम। मैं इन दोनों बच्चों को इनाम देना चाहता हूँ। मैं जैसा बांस और मिट्टी का हैंडपंप चाहता था, इन दोनों बच्चों ने वैसा ही बनाया है। राम और सलीम को बुलाया जाता है और जल विभाग के मुख्य अधिकारी उन दोनों को अव्वल घोषित करते हैं और दोनों को 1000 रुपए के इनाम के साथ ही दोनों के घरों में हैंडपंप मुफ्त लगाने की भी घोषणा की जाती है। हैंडपंप लगने की बात सुनकर दोनों बच्चों के परिवार वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि बांस और मिट्टी के हैंडपंप की वजह से उन लोगों की पानी की समस्या दूर जो हो गई थी। ये कहानी कुछ साल पहले की थी। लालापुर करके एक गांव था। वह गांव के लोग बहुत ही गरीब थे। कोई भी उस गांव में आता जाता नहीं था। उसी गांव का रहने वाला था कुणाल। कुणाल जंगल से
लकड़ी और बांस लाकर उससे कुर्सियां, सोफा और खाट जैसे वस्तु बनाता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। यार, मुझे कई दिनों से आपको एक बात बोलनी थी। हमारे गांव में कई सालों से कुछ तरक्की नहीं है, जैसे कि वैसे ही रह गई है। कोई भी आता जाता नहीं है। हमें किसी भी तरह लालापुर को लंदन जैसा बनाना है। अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार। लालापुर और लंदन कभी भी नहीं हो सकती। आराम से रोज की काम करो, पैसे लाओ और दारू पी के सो जाओ। क्या फालतू बातें कर रहा है। उनके दोस्त ऐसे बोलने से कुणाल नाराज हो जाता है। लेकिन उस रात को जब वह सो गया तभी उसको नींद में एक सपना आती है। उस सपने में एक देवता की आवाज सुनाई देती है। कुणाल, ध्यान से सुनो। तुम एक अच्छे लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बोलना चाहती हूँ। इस गांव के बाजू में ही एक नदी है। उस नदी के बीचों बीच एक टापू भी है। उस टापू में जाकर कहीं भी खोदो तो तुम्हें सोना ही सोना मिलेगा। तुम उस सोने के साथ इस गांव को लंदन जैसा बना सकते हो, लेकिन वहां तक जाने का इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर देवता गायब हो जाती है और कुणाल नींद से उठ जाता है। सुबह उनके दोस्तों को इकट्ठा करके सपने की बात बोलता है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं किया सिवाय रूपेश के। यार कुणाल, चलो चलते हैं वहां पर, लेकिन उस टापू तक जाने के लिए हमें एक ब्रिज की जरूरत होगी। तुम चिंता मत करो यार, मैं बांस से ऐसा पाइप ब्रिज बनाऊंगा ताकि हम आसानी से नदी के उस पार उस टापू तक जा सकें। ऐसा कुणाल और रूपेश मिलकर नदी के ऊपर एक बड़ा बांस का पाइप ब्रिज बना देते हैं। यार रूपेश, अभी हम एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को लेके जाएंगे, चलो। ऐसा ही उस बांस की पाइप ब्रिज में से एक ट्रैक्टर और जेसीबी को लेकर उस टापू तक जाते हैं और वहां पर जेसीबी के साथ खोदना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद ही अंदर से ढेर सारा सोना बाहर आया। जैसे ही सपने में बोला ऐसा ही हुआ। तुरंत सारे सोने को ट्रैक्टर में भरकर गांव में लेके आते हैं और सारे गांव वालों को बुलाकर बांटते हैं। आओ गांव वालों, आज से हमारा गांव लालापुर नहीं लंदन बन गया है। मैं आज से ही जो कुछ भी सोना बचा है उसे बेचकर बड़ी बड़ी इमारतें, ब्रिज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल सब कुछ बनवा दूंगा। ऐसा कुणाल की जादुई सपना और बांस की पाइप ब्रिज से लालापुर लंदन जैसा बन जाता है। जादुई बांस का पुल। भीमापुर शहर के सामने नदी के पार बसा एक छोटा सा गांव था। भीमापुर के लोगों को हर छोटे बड़े काम के लिए शहर आना पड़ता था। वहाँ के बच्चे भी रोज पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में आया करते थे। लेकिन उन लोगों की एक ही समस्या थी कि नदी पर कोई पुल नहीं था। इस बात का फायदा एक इंसान उठाया करता था, वो था राकेश नाव वाला। क्योंकि भीमापुर से शहर आने जाने के लिए केवल राकेश की ही नावें चला करती थी। राकेश बहुत लालची था। वो दिन पर दिन अपनी नाव का किराया बढ़ाता रहता था। उसकी इस हरकत से सभी गांव वाले परेशान थे। एक दिन जब आदमी अपने काम पर जाने लगे और बच्चे स्कूल के लिए जाने लगे तो राकेश ने उनसे कहा, हाँ भाइयों, दोस्तों, बच्चों, सुन लो अच्छी तरह से। आज से नाव का किराया बढ़ गया है। 1 रुपए की जगह 2 रुपए लगेगा। क्या कह रहे हो राकेश तुम? अभी पिछले हफ्ते तो तुमने किराया बढ़ाया था। हाँ अंकल, ये तो गलत है। हम बच्चों का तो कुछ ख्याल रखिए। अरे बचुओ, अपना ख्याल करने के लिए अपने अम्मा अब्बा से कहो, हमसे बहस मत करो। किराया है तो बैठो, नहीं तो जाओ। सभी लोगों को मजबूरी में उसकी नाव में सवारी करके शहर जाना पड़ा। सालों साल से ऐसा ही होता रहता था। लेकिन एक दिन सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए कि एक सरकारी ट्रक काफी संख्या में बांस नदी के किनारे उतार रहा था। लोग इससे पहले कुछ समझ पाते तभी वहाँ पर राकेश के रिश्तेदार मंत्री जी की गाड़ी आई और उन्होंने उतरकर कहा, गांव वालों,
अब हम तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाले हैं। जल्द ही इस नदी पर एक बांस का पक्का पुल बन जाएगा। बस लेकिन आने वाले इलेक्शन में वोट मुझे ही डालना। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। पुल बन जाएगा तो अच्छा ही होगा। हाँ हाँ मंत्री जी, हम वोट आपको ही डालेंगे। आप पुल तो बनवाइए। सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद राकेश अपने रिश्तेदार मंत्री से आकर पूछता है, अरे भैया ये क्या है? पुल बना दोगे तो हमारी कैसे चलेगी? अरे राकेश, परेशान क्यों होते हो? ये तो सिर्फ चुनाव तक का दिखावा है। एक बार जीत जाने दो, फिर काहे का पुल, कैसा पुल। उन दोनों की बातें वहाँ खड़ा चिंटू सुन लेता है और वो ये सुनकर बहुत दुखी होता है। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी नदी में से जलपरी निकल कर आती है। चिंटू जलपरी को सारी बात बताता है। चिंटू की बात सुनकर जलपरी कहती है, चिंटू, तुम चिंता मत करो, बस देखते जाओ हम जल परियां मिलकर कैसे रातों रात पक्का पुल बना देती हैं। हम भी इस नाव के इंजन से परेशान हैं। इसी के कारण हम घायल हो चुके हैं कई बार। क्या सच ऐसा हो सकता है जलपरी? हाँ हाँ चिंटू, क्यों नहीं, तुम बस देखते जाओ। ऐसा कहकर जलपरी पानी में वापस जाती है और थोड़ी देर में अपने सभी साथियों को लेकर बाहर आती है। और सभी जलपरियां देखते ही देखते नदी पर बांस का एक पक्का पुल बना देती हैं। यह देखकर चिंटू खुश हो जाता है और वो जलपरी का धन्यवाद करता है। जलपरियां मुस्कुराती हुई फिर से नदी में गायब हो जाती हैं। सुबह जब सभी गांव वाले उठते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि नदी पर तो एक पक्का बांस का पुल बन गया था। तभी चिंटू आकर सभी गांव वालों को रात की जलपरी वाली बात बताता है। सभी लोग नदी किनारे हाथ जोड़कर जलपरियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जलपरियों ने जादुई बांस का पुल बनाकर लोगों की समस्या का समाधान जो किया था। बांस का ऑटो। चमनलाल चंदन नगर में ऑटो चलाता था। वो बहुत ही ईमानदार था। वो कभी किसी सवारी से नाजायज पैसे नहीं लेता था और बहुत ही ईमानदारी से अपनी गुजर बसर कर रहा था। चंदन नगर के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। सभी लोगों को उस पर विश्वास था। माता पिता भी अपने बच्चों को उसी के ऑटो में स्कूल भेजा करते थे। अरे बहन जी, हम यहाँ पर नए आए हैं। क्या कोई ऑटो वाला है जिसके साथ मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूं? क्या आप किसी को जानती हैं? अरे बहन जी, आप चिंता मत करिए, चमनलाल ऑटो वाला है। मेरे बच्चे भी उसी के ऑटो में जाते हैं। मैं उसे कह दूंगी, वो आ जाएगा। हम सबको चमनलाल पर बहुत भरोसा है। आप निश्चिंत होकर अपने बच्चे उसके साथ भेज सकती हैं। चमनलाल बहुत ही सावधानी से अपना ऑटो चलाता था। उसका काम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अचानक एक दिन रात को जब वो सवारी छोड़कर घर वापस आ रहा था, तभी एक कार ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी और चमनलाल का ऑटो पलट गया। वो ऑटो में अकेला था। उसने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। कार वाला उसे टक्कर मारकर भाग गया। किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका ऑटो टूट गया। ये देखकर चमनलाल बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, तूने मुझे किन पापों की सजा दी है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो सारे पैसे अपनी बिटिया की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा? कैसे नया ऑटो बनाऊंगा? वो एक क्रेन द्वारा अपने ऑटो को उठाकर अपने घर के आंगन में रख देता है। अगले दिन सुबह वो दुखी मन से अपने ऑटो को देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। लेकिन अचानक तभी आंगन में उगे बांस देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने अपने औजार उठाए और ऑटो की बॉडी बांस से बनाने लगा, क्योंकि ऑटो की मशीनरी तो बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे अरे, क्या शोर मचा रखा है? हे भगवान, भला बांस का भी कोई ऑटो बनता है? क्या ठोक पीट सुबह सुबह लगा दी तुमने। ये एक्सीडेंट के बाद तो लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो चुका है। तुम देख लेना चंपा रानी, मैं बांस का एक ऐसा ऑटो बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। चमनलाल की मेहनत रंग लाई। उसने अपने ऑटो पर बांस की एक बहुत अच्छी बॉडी बना दी और उसका ऑटो फिर से सड़क पर चलने लगा। सभी लोग बांस का ऑटो देखकर हैरान हो रहे थे और अब उसकी सवारियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थीं।
और चमनलाल को सभी बांस वाले ऑटो वाले के नाम से जानने लगे। और इस तरह चमनलाल की एक तरकीब ने उसकी किस्मत के रास्ते खोल दिए। सुनहरे बांस का हैंडपंप। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीजें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियां, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ फिर रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियां और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे, हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। और ये लो, कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। ये नई साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ, ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हें मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया। इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया। वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपंप के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे। वे लोग गांव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं। कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं। सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींचकर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा। और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे। बबलू कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। पढ़ाई ना होने के कारण उसको अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह छोटे मोटे काम करके अपने पिताजी और माँ का ख्याल रखता था। वह सुबह से दोपहर तक एक होटल में काम करता था और दोपहर से रात तक एक दुकान में काम करता था। उसके गांव में एक नदी भी थी जो बहुत जोर से बहती थी। एक दिन वह गांव के नदी के पास आया और कुछ मछुआरों को बातें करते हुए देखा। अरे भाई, इस नदी में तो बड़े बड़े मछलियां हैं, सोने के जैसे मछलियां। लेकिन अफसोस की बात है, इस नदी की तेजी से कारण हम मछलियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो भी नदी में गया उसका नाव पलटकर मछुआरे डूबकर मर रहे हैं। हाँ भाई, अगर कोई इसका हल निकालेगा तो उनका हम बहुत आभारी रहेंगे। कुछ दिन के बाद जब सारे मछुआरे उनकी समस्या के साथ जब गांव के मुखिया के पास गए तो मुखिया ऐसा घोषणा करता है। सुनो सुनो गांव वालों, मैं एक प्रतियोगिता रख रहा हूँ। जो भी इन मछुआरों के समस्या का हल निकालेगा उसको सारे गांव के सामने सम्मान किया जाएगा और 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा।
बोलो, है कोई ऐसा करके दिखाने वाला? तभी बबलू ने हाथ उठाया और बोला, मुखिया जी, मुझे 10 दिन की टाइम दीजिए, मैं उसका हल निकालूंगा। बबलू की बात सुनकर सभी गांव के लोग हंसते हैं। क्या तुम अनपढ़ गवार इसका हल निकालेगा? चल हट, निकले यहाँ से। ऐसा बोलते ही बबलू वहां से चला जाता है, लेकिन तुरंत काम पे लग जाता है। ऐसा वह कई किताब पढ़ने शुरू करता है। उसके पास जो कुछ भी बचा है उन पैसों से कुछ मशीन, मोटर और बांस खरीद कर लाता है। देखते ही देखते एक ही हफ्ते में वह उस नदी के किनारे के पास बांस का बनाया हुआ एक बड़ा व्हील बनाता है। उसको मोटर से एक बांस की ट्रैक की तरह बना देता है और मुखिया के पास जाकर ऐसा बोला, मुखिया जी, मैंने जैसा बोला वैसा ही किया, आप आकर उस जाल को देख सकते हैं। तभी सारे मछुआरे, मुखिया और गांव के लोग वहां पर आते हैं और उस मशीन को देखकर चौंक जाते हैं। तभी बबलू जाकर उस मशीन को चलाया है। तभी देखते ही देखते जब बांस का व्हील घूमने लगा, बड़े बड़े बहुत सारे मछलियां आकर उस जाल में गिरने लगे। उन्हें देखकर मछुआरे बहुत खुश हो जाते हैं। वाह बबलू वाह, तूने तो कमाल कर दिया, हमारे सालों के इंतजार खत्म कर दिया है। तभी मुखिया ने जैसा बोला, बबलू को 5 लाख दिया और सारे गांव के सामने सम्मान भी किया। सारे गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं कि एक अनपढ़ ने बहुत बड़े समस्या का हल निकाला। सोनपुर में माधव नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। उसके कई शहरों में होटल और रिजॉर्ट थे, लेकिन वो काफी घमंडी और चालाक था। एक दिन डिस्कवरी चैनल देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तुरंत ही अपने मैनेजर केशव को बुलाया और उससे कहा, अरे केशव आओ, देखो मुझे अभी एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। कैसा आइडिया आया है सर? भाई देखो, हमारे कई शहरों में होटल और रिजॉर्ट हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम जंगल के बीचों बीच भी एक रिजॉर्ट बनाएं, जहाँ पे लोगों को जंगल सफारी के लिए लेकर जाएं। अरे वाह सर, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी इस पर रिसर्च करें ताकि जंगली जानवरों के व्यवहार के बारे में पता लग सके और वहाँ पे एक सुरक्षित घर बनाने के बारे में भी। तो ठीक है सर, हम कल से ही रिसर्च शुरू कर देते हैं। आप बताइए करना क्या है? भाई करना क्या है, किसी एक आदमी को पकड़ो और उसे जंगल में अकेला छोड़ दो ताकि पता तो चले कि वो जंगल में अपना बचाव कैसे करता है। ठीक है सर, मैं कल ही किसी आदमी को देखता हूँ। केशव जैसे ही कंपनी के ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, तभी उसे सड़क पर एक आदमी भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर केशव के मन में एक आइडिया आया। अरे बात सुनना, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम रामू है। साहब बहुत भूख लगी है साहब, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है साहब। हाँ हाँ ठीक है, घबराओ मत, आओ मेरे साथ चलो। केशव उसे लेकर एक होटल में गया और उसने उसे काफी अच्छा खाना खिलाया और केशव ने रामू से कहा कि अब उसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे एक काम पर रख रहा है। केशव उसे अपने साथ लेकर जंगल के बीचों बीच आ गया। साहब यहाँ क्या काम करना है? अरे कुछ नहीं, ये जगह हमारे सेठ जी ने खरीदी है, बस यहाँ साफ सफाई का काम करना है और मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाया करूँगा। लेकिन केशव बड़ी ही चालाकी से रामू को उस जंगल के बीच में छोड़कर चला जाता है। रामू वहाँ बैठा बैठा इंतजार करता है। रात होते ही तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती है। रामू जानवरों की आवाजें सुनकर डर जाता है। अरे मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, हाँ तो जानवर नहीं आ सकेंगे। रामू पास ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। रात होते ही वहाँ पर तरह तरह के जंगली जानवर घूमने लगते हैं, शेर, भालू आदि। लेकिन क्योंकि रामू पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, इसलिए उसकी जान बच जाती है। और अगले दिन सुबह होते ही रामू जंगल में आसपास देखता है और वो थोड़ी सी बांस इकट्ठी करके पेड़ के ऊपर एक घर बना लेता है। वो पास की नदी से पानी भर कर लाता है और जंगल में उगने वाले फल फूल खाकर अपनी जान बचाता है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन एक शिकारी शिकार करता हुआ जंगल के बीचों बीच आ जाता है और वो पेड़ की ऊंचाई पर बना बांस का घर देखकर हैरान रह जाता है। जैसे ही वो शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है, तभी उसे वहां रामू मिलता है। रामू उसे सारी बात बताता है। रामू की बात सुनकर शिकारी को एक आइडिया आता है।
और वो रामू की मदद से कई बांस के और घर बना देता है और लोगों को जंगल सफारी के लिए घुमाने लाता है। इस तरह शिकारी और रामू का काम चल निकलता है और रामू का बांस का बनाया बचाव घर अब बांस के होटलों में बदल चुका था। लोग वहाँ पर घूमने आते हैं और बांस की ऊंचाई पर बने घरों में रहकर जंगल का आनंद लेते हैं और इस तरह रामू का एक आइडिया उसकी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए कहते हैं हमें मुसीबत के समय में संयम से काम लेना चाहिए। मछलीपुर नाम का एक गांव में शांताराम करके एक जमींदार था। वह बहुत ही कंजूस और खड़ूस आदमी था। उस गांव में एक बड़ा तालाब भी था। हर साल मछली के पालन के लिए उस तालाब का नीलामी होता था और सिर्फ शांताराम ही उसमें हिस्सा लेता था। हर साल की तरह कुछ मछुआरे सेठ जी के घर आए। श्रीमान, हर साल की तरह इस साल भी अगर आप 1 लाख रुपए देंगे तो हम मछली पालन शुरू करते हैं। अगर आप नहीं हैं तो ना जाने हम मछुआरों का क्या हो जाता। अरे बड़े बड़े बातें मत करो भाई, ये लो 1 लाख रुपए। सेठ जी उन मछुआरों को 1 लाख रुपए देता है और मछलियों को अच्छे से पालन करने के लिए बोलता है। इतने में सेठ जी की पत्नी आई और ऐसी बोली, ये क्या है जी, आप हर साल उनको 1 लाख तो देते हैं, न जाने आपको क्या बचता है। क्या उनका काम उनके पैसों से नहीं कर सकते हैं क्या? अरे पगली, मैं पागल थोड़ी हूँ। मैं 1 लाख रुपए उन मछुआरों को मछलियाँ पालने के लिए, दाना के लिए, खाद के लिए देता हूँ, लेकिन बदले में 5 गुना मुनाफा लेता हूँ। मुझे हर साल 5 लाख रुपए मिलते हैं मछलियों को बेचने से। एक दिन मछलीपुर में एक फार्मिंग इंजीनियर शरद आता है और वहाँ के मछुआरों से ऐसा पूछा, अरे यहाँ तो बहुत बढ़िया तालाब है, आप मछुआरे तो बहुत कमाते होंगे। अरे क्या कमाना शरत भाई, मछली बेचने के बाद पैसे तो मिलते हैं। उस मुनाफे में 80% शांताराम सेठ ही लेके जाता है, हमें तो कुछ भी नहीं बचता। अरे ये तो सरासर अन्याय है, ऐसे कैसे होगा? आपको तो वह लूट रहा है। शरद भाई हर साल तालाब के नीलामी में वही भाग लेता है और हमें 1 लाख रुपए देता है, फिर वह 5 लाख तक लेके जाता है। मुझे उनके पास लेके जाओ, मैं भी एक तालाब बनाकर आपको 3 गुना मुनाफा दूंगा। ऐसा ही सभी मिलकर शरद को वहाँ पर लेके जाते हैं। सेठ जी, आप जो कर रहे हैं ये सरासर अन्याय है। आप इन गरीब मछुआरों का खून चूस रहे हैं। इस साल में एक तालाब बनाकर इन मछुआरों को 3 गुना मुनाफा दूंगा। शरद तुरंत काम पे लग जाता है। एक ट्रैक्टर पंप लाकर पास ही के नदी से पानी पंप करके एक तालाब में भरना शुरू कर दिया। अगले ही दिन ढेर सारे मछलियों को लाकर उसके तालाब में डालता है। वह एक इंजीनियर होने के कारण कम दाम में खाद और दाना मछलियों को डालने लगा। सब कुछ अच्छा हुआ। ऐसा उस साल शरद का मुनाफा 10 गुना आया। ऐसा ही शरद ने उसके साथ काम करने के लिए जो मछुआरे आए उन सब को 50% मुनाफा भी देता है। शरद भाई असल में तूने तो कमाल कर दिया, एक ट्रैक्टर पंप के साथ तालाब खड़ा कर दिया। हम सबका सहारा बनने के लिए धन्यवाद। ये सब देखकर शांताराम सेठ के यहाँ काम करने वाले मछुआरे भी शरद के यहाँ आ जाते हैं। विशाल 10 पहिए वाला ट्रैक्टर। किस्मत नगर के एक गांव में मनीष यादव करके एक बड़ा सेठ था। वह हर किसी को पैसे उधार देके ब्याज वसूल करता था। उसी तरह मनीष ने कुणाल कपूर को 10 लाख रुपए उधार में दिया, लेकिन कुणाल का खेत कुछ अच्छा नहीं निकला और वह मनीष को ब्याज के पैसे दे नहीं पाया। तो एक दिन मनीष ने कुणाल के घर गया। क्यों रे कुणाल, 10 लाख रुपए लेते वक्त हाथ पैर पकड़ रहे थे, लेकिन जब देने की वक्त आई तो खबर तक नहीं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हारा पैर तोड़कर हाथ में रख दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। मनीष जानता था कि कुणाल के पास एक 10 पहिए वाला विशाल ट्रैक्टर था। मनीष की नजर बहुत दिन से उस पर थी, इसीलिए मनीष ट्रैक्टर पे उसे घर छोड़ने के लिए बोलता है। तभी कुणाल ने, जरूर सेठ जी,
संभाल के चढ़िए। जब कुणाल सेठ जी को घर छोड़ा तभी कुणाल ने ऐसा बोला, सेठ जी मैं आपका 10 लाख रुपए 1-2 दिन में दे दूंगा। अच्छा, 2 दिन में दे देगा तो ठीक है, तब तक तुम्हारी 10 पहिए वाला ट्रैक्टर मेरे पास ही रहेगा, क्या बोलते हो? ऐसा बोलकर ट्रैक्टर का चाबी छीन लेता है। कुणाल कुछ कर नहीं सका और घर लौट के चला गया। ये देखकर उसकी पत्नी ऐसा बोली, अरे आपका ट्रैक्टर किधर है? अरे क्या करूं प्यारी, ये सेठ ने मेरे ट्रैक्टर को छीन लिया है। ऐसे कैसे होगा? उसको तो सबक सिखाना ही है। उसी दिन रात को कुणाल और उसकी बीवी धीरे धीरे से मनीष के घर जाते हैं और डुप्लीकेट चाबी से ट्रैक्टर को घर वापस लेके आते हैं और उस ट्रैक्टर की रंग बदल डालते हैं। अगले दिन सुबह जब सेठ मनीष ने देखा तो ट्रैक्टर उसके घर के सामने नहीं था। तभी वह घबरा गया। उसी वक्त कुणाल वहां पर 10 लाख रुपए एक पेटी में रखकर लेके आता है। अरे सेठ जी, जैसे मैंने बोला, ये लीजिए आपके 10 लाख। मैंने ये पैसे मेरी बीवी के गहने बेचकर लाया हूँ। अब मुझे मेरे ट्रैक्टर वापस कर दो ना। अरे अरे कुणाल, इतनी जल्दी भी क्या थी? और तुम्हारा ट्रैक्टर है लेकिन अभी खेत गई है, शाम को वापस आएगी, तभी आके लेके जाना। अच्छा सेठ जी, तो ठीक है। ऐसा बोलकर कुणाल चला गया और शाम को फिर से पैसे लेके आया, लेकिन वहां पर तो ट्रैक्टर नहीं था। तभी कुणाल गांव के सरपंच और सारे लोगों को बुलाता है। अरे भाई लोग, ये देखिए, मेरा ट्रैक्टर को सेठ मनीष ने जब्त कर लिया है, लेकिन अभी बोल रहा है कि ट्रैक्टर चोरी हो गई है। मेरा ट्रैक्टर 20 लाख की है, अब मैं क्या करूं? तभी सरपंच और सारे लोग मिलकर मनीष से उधार के 10 लाख निकालकर ट्रैक्टर के बाकी के 10 लाख रुपए कुणाल को देने के लिए बोलते हैं। और अपने आप को बचाने के लिए सेठ मनीष कुणाल को 10 लाख रुपए देता है। और अब कुणाल के पास नए रंग का ट्रैक्टर भी है और 10 लाख रुपए भी। और अब मनीष को अपने घमंड का कीमत पता चल गया है। विशाल पहिए का ट्रैक्टर, जाइंट बिगफुट ट्रैक्टर। एक गांव में करण और चरण करके 2 ट्रैक्टर वाले थे। करण बहुत ही आलसी था, कुछ काम नहीं करता था। जब भी देखो उसकी मोबाइल में गाना सुनना, मूवी देखना और गेम्स खेलता रहता था। लेकिन चरण बहुत ही अच्छा और ईमानदारी से मेहनत करता था। चरण दिन को खेतों में ट्रैक्टर से काम करता था और रात को शहर से गांव सामान लाने का काम करता था। एक बार करण गांव के सेंटर में मोबाइल गेम खेल रहा होता है और तभी चरण वहां पर आता है। अरे यार चरण, तुम इतना काम क्यों करते हो यार? हमें जीना नहीं देगा क्या? तुम पिछले जन्म में गधे थे क्या? दिन रात बस काम ही काम करते रहते हो। ऐसा मत बोलो करण, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचकर मेहनत कर रहा हूं। हम पैसे कमाएंगे तो ही वो कुछ खा सकते हैं ना। ऐसा बोलकर चरण वहां से चला जाता है। लेकिन तभी एक आदमी आकर करण से ऐसा पूछा, अरे भैया, मैं पड़ोस के गांव से हूँ। मेरे खेत में कुछ बड़े पत्थर और रेत निकालकर मेरे खेत को जुताई करना है, आओगे क्या? तभी करण मन ही मन में ऐसा सोचता है, अगर ये करूंगा तो वह बड़े पत्थर और रेत की वजह से मेरी ट्रैक्टर खराब हो जाएगी। मैं ये काम चरण को दे दूंगा। अरे भाई सुनो, अभी मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया है। मेरा दोस्त चरण करके एक है जो ये काम कर सकता है, तुम जाओ, मैं उसे बेच देता हूं। फिर करण चरण को मिलकर काम के बारे में बोलता है। लेकिन जब चरण खेत पर जाकर देखा तो वहां पर बड़े बड़े पत्थरों को देखकर घबरा जाता है। अरे भैया, ये काम करूंगा तो मेरा ट्रैक्टर खराब हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता भैया, मुझे माफ कर दो। चरण भाई, अब तुम ऐसा बोलेगा तो मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। कुछ ना कुछ करके ये काम कर दो, मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगा और गांव में सारी खेत का काम तुम्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। ये सुनते ही चरण के दिमाग में एक आइडिया आता है।
उसके ट्रैक्टर के आगे वाली छोटे पहियों को निकालकर दोनों तरफ 4 विशाल बड़े टायर लगा देता है और पीछे एक लोहे का हल भी लगा देता है। फिर उसको लेकर काम करने लगता है। उस बड़े पहिए की वजह से बड़े पत्थर बाहर आ जाते हैं और लोहे की हल से अच्छी तरह जुताई भी हो जाती है। ऐसा पूरा खेत का काम सिर्फ 1 ही घंटे में हो जाता है। किसान बहुत ही खुश हो जाता है और चरण को बहुत पैसा मिलता है। ये देखकर सारे गांव के खेतों का काम उसी को मिलता है। ये सब देखकर करण ऐसा सोचा, अरे इस चरण का सत्यानाश हो। मैंने सोचा कुछ और है लेकिन हुआ कुछ और है। अभी उसके पास ज्यादा पैसा भी आ गए हैं और काम भी आ गया है। उस काम के बाद चरण 2 नए ट्रैक्टर भी खरीद लेता है। इसीलिए कहते हैं जितना मेहनत उतनी कमाई। ट्रैक्टर ट्रेन विशाल नारियल। एक गांव में गीता नाम की औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। अपना परिवार पालने के लिए वो नारियल की खेती करती थी, लेकिन उसके खेत में लगने वाले नारियल बहुत छोटे छोटे थे, जिन्हें कोई खरीदना पसंद नहीं करता था। इस तरह समय बीतता गया। गीता का बेटा बड़ा हो रहा था। माँ को दुखी देखकर उसके बेटे ने कहा, माँ तुम दुखी मत हो, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा, कोई काम ढूंढ लूंगा। और वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर शहर में एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ काम करने लगा। उसी गांव में मनीष नाम का एक ट्रैक्टर चलाने वाला रहता था। वो बहुत ही चालाक और होशियार था। एक बार ऐसे ही मनीष ने पुराने ट्रेन के डिब्बे से एक बहुत लंबी ट्रैक्टर ट्रॉली बना ली। वो उस ट्रॉली को लेकर गांव में आया। मनीष गांव के सभी किसानों से सब्जियां, फल, फ्रूट वगैरह उसी ट्रॉली में ले जाकर शहर बेच दिया करता था। एक दिन गीता ने मनीष से कहा, बेटा मनीष, क्या तुम मेरे नारियल भी शहर जाकर बेच दोगे? अरे क्या कह रही हो गीता मौसी, तुम्हारे छोटे से नारियल कौन खरीदेगा। मनीष की बात सुनकर गीता दुखी हो जाती है और वो नदी किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी नदी में से एक परी निकलती है। गीता उस परी को सारी बात बताती है। गीता की बात सुनकर परी गीता को जादुई पानी देती है। रोना बंद करो, ये लो, ये पानी अपने नारियल के पौधों में डाल देना, मीठे और बड़े बड़े नारियल होंगे। शुक्रिया परी, जल परी। गीता ने परी को धन्यवाद कहा और वो पानी ले जाकर उसने अपने नारियल के पेड़ों में दे दिया। अगले दिन सुबह गीता के नारियल जो छोटे छोटे थे वो बहुत विशाल हो गए थे। इतने विशाल नारियल देखकर सभी गांव वाले हैरान हो गए। नारियल देखकर मनीष के मन में लालच आ गया। उसने गीता से कहा, अरे मौसी, तुम कह रही थी ना अपने नारियल बेचने को, लाओ मैं तुम्हारे नारियल ले जाकर शहर बेच देता हूँ। तभी वहाँ खड़े गीता के बेटे ने मनीष से कहा, भैया आप रहने दो, आपकी ट्रॉली बहुत पुरानी है और हमारे नारियल बहुत बड़े। जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैं काम करता हूँ मैंने वहाँ से ट्रक मंगवाए हैं, एक नारियल एक ही ट्रक में जाएगा। लेकिन मनीष जिद करने लगा तो गीता ने अपने बेटे को इशारा किया और मनीष को सबक सिखाने की सोची। मनीष जैसे ही वो विशाल नारियल लेकर निकला उसकी ट्रॉली टूट गई और वो सिर पकड़कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर सभी गांव वाले उस पर हंसने लगे। ये देखकर गीता ने उससे कहा, अरे मनीष, ये तो तुम्हारे कमाए हुए बुरे कर्मों का नतीजा है। अगर तुम गलत काम न करते तो आज यूं लोग तुम पर हंसते नहीं। गीता के बेटे ने नारियल खुद ले जाकर शहर में बेचे और उससे काफी पैसे कमाए। दोनों माँ बेटा गांव में खुशी खुशी रहने लगे। मिट्टी का ट्रैक्टर। जतनपुर नाम के एक गांव में शोभन नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी नहीं था। शोभन उसके दोनों बेटे चिंटू और मिंटू के साथ रहता था। चिंटू और मिंटू दोनों बहुत अच्छे थे, हर वक्त मिलकर खेलते थे। एक दिन शोभन उस गांव के जमींदार के पास गया और ऐसा पूछा, जमींदार साहब, अभी खेत जोतने का वक्त आ गया है। अगर आप एक दिन के लिए आपके ट्रैक्टर किराए पे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शोभन भाई, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। तुम मेरे ट्रैक्टर लेके जाओ, लेकिन कुछ किराए की जरूरत नहीं है। बस शाम तक मेरा ट्रैक्टर फुल टैंक डीजल के साथ लौटा देना। ये बात सुनकर शोभन बहुत खुश हो जाता है और ट्रैक्टर लेके घर चले जाता है।
उस ट्रैक्टर को देखकर चिंटू और मिंटू ऐसा पूछें। बापू बापू, क्या आप हमें ऐसा ही एक ट्रैक्टर खरीद के देंगे क्या? हम उससे खेलना चाहते हैं। अरे बेटा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। जब फसल हाथ में आएगा मैं जरूर खरीदूंगा। लेकिन पापा, हमारे सारे दोस्त हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे पास कुछ खेलने के लिए भी नहीं है। मैंने बोला ना, आपको उसके लिए 3-4 महीना रुकना चाहिए। ऐसा बोलकर शोभन वहां से ट्रैक्टर को लेके खेत जोतने के लिए चला जाता है। तभी चिंटू और मिंटू को एक आइडिया आता है। अरे यार मिंटू, क्यों ना हम मिट्टी से एक ट्रैक्टर बनाएं? बिल्कुल असली जैसा। मिट्टी तो यहाँ पर बहुत है। अरे हाँ चिंटू, मिट्टी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चलो मिट्टी से ट्रैक्टर बनाएंगे। उधर खेत में दोपहर तक काम करके शोभन खाने के लिए रुकता है और खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन भूल से शोभन ट्रैक्टर का ब्रेक डालना भूल जाता है और वह ट्रैक्टर धीरे धीरे से नीचे की तरफ जाकर एक तालाब में डूब जाती है। जब शोभन उठकर देखा तो वह घबरा जाता है कि ट्रैक्टर पानी में जाकर गिर गया। तुरंत वह घर कुछ रस्सी लाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एक मिट्टी का ट्रैक्टर को देखता है। अरे चिंटू और मिंटू, ये क्या है? ये तो बिल्कुल असली ट्रैक्टर जैसी है। अरे बापू, हम दोनों ने सुबह से मेहनत करके एक मिट्टी का ट्रैक्टर को बनाया है और ये चलता भी है। अरे बेटा, बहुत अच्छा किया। जल्दी इसे लेकर खेत चलते हैं। तुरंत शोभन, चिंटू और मिंटू तालाब के पास जाकर एक रस्सी से ट्रैक्टर को बांधकर मिट्टी की ट्रैक्टर की सहायता से जमींदार की ट्रैक्टर को निकाल देते हैं। जल्दी से उस ट्रैक्टर को पूरी तरह से साफ कर देते हैं और उसको मिट्टी की ट्रैक्टर के पीछे बांधकर पेट्रोल पंप के पास लेकर डीजल भरते हैं। उसके बाद शोभन जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका ट्रैक्टर। हम आज से इस मिट्टी की ट्रैक्टर से ही जोतेंगे। इस मिट्टी की ट्रैक्टर से? पागल तो नहीं हो गए? इस तरह शोभन, चिंटू और मिंटू मिलकर मिट्टी की ट्रैक्टर से ही खेती करना शुरू कर दिया और हंसी खुशी जीने लगे। मिनी ट्रैक्टर बचाओ। एक समय की बात है, लालपुर गांव में रामधन नाम का एक ट्रैक्टर वाला रहता था। लालपुर और आसपास के गांवों में किसी और के पास कोई ट्रैक्टर नहीं था। इस बात का रामधन बहुत ही फायदा उठाया करता था। रामधन बहुत ही लालची और गुस्से वाला था। वो किसी की मदद करना तो दूर, लोगों के काम करने के बजाय फालतू पैसे भी ऐंठा करता था। एक बार गर्मियों के दिनों में रिंकू रिक्शे वाले का रिक्शा, जो कि स्कूल के बच्चों को लेके जा रहा था, रास्ते में ही खराब हो गया। तभी वहां से रामधन अपना ट्रैक्टर लेकर आया। रिंकू ने रामधन से कहा, रामधन जी, मेरा रिक्शा खराब हो गया है। क्या आप बच्चों को गांव तक छोड़ सकते हैं? देखिए ना कितनी गर्मी पड़ रही है। रिंकू की बात सुनकर रामधन ने कहा, हाँ ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन 3000 रुपए लगेंगे। क्या कहा? 3000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है रामधन जी। और देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बच्चे हैं तो मैं क्या करूं? पैसे हैं तो बात कर, नहीं तो चुपचाप पैडल मारता हुआ आ जाइयो। रामधन की बात सुनकर चिंटू नाम के एक लड़के ने रामधन से कहा, अंकल, हमारा घर बहुत दूर है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। चिंटू की बात सुनकर रामधन ने गुस्से में कहा, अबे 2 गज का बच्चा मुझसे जबान चलाता है, चल साइड हो। ऐसा कहकर रामधन वहां से अपना ट्रैक्टर लेकर चला गया और बेचारे बच्चे गर्मी में किसी तरह अपने घर पहुँचे। घर आते ही चिंटू ने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे एक छोटा ट्रैक्टर दिलवा दीजिए ताकि मैं गांव वालों की मदद कर पाऊँ। चिंटू के पापा चिंटू को एक मिनी ट्रैक्टर दिलवा देते हैं। चिंटू अपने ट्रैक्टर से पूरे गांव में घुमा करता था और लोगों की मदद किया करता था। वो स्कूल आने जाने के लिए भी बच्चों को उसमें बिठाकर ले जाया करता था। एक दिन जब खूब बारिश हुई तो बारिश होने के बाद रामधन अपने ट्रैक्टर में सामान लेकर गांव आ रहा था।
तभी उसका ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया। ये देखकर रामधन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अब कोई गांव वाला उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी चिंटू वहां से अपना मिनी ट्रैक्टर लेकर निकला। रामधन ने चिंटू को देखकर चिंटू से कहा, बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज, मेरा सारा सामान खराब हो जाएगा। अपने मिनी ट्रैक्टर में सामान डालकर गांव तक पहुंचा दो बेटा, प्लीज। चिंटू के साथ बैठे बच्चों ने उसको मदद करने से मना किया, लेकिन चिंटू ने रामधन की मदद की और उसका सारा सामान अपने मिनी ट्रैक्टर में डालकर गांव सुरक्षित पहुंचाया। दोस्तों, मैंने ये ट्रैक्टर गांव वालों की मदद करने के लिए लिया है। मैं रामधन अंकल की मदद जरूर करूंगा। ये देखकर रामधन बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने चिंटू और सभी गांव वालों से माफी मांगी। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। आज चिंटू ने मेरी आंखें खोल दी है कि हमें काम के साथ साथ लोगों की मदद भी करनी चाहिए। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आप लोगों की जितनी मदद हो सके उतनी करूँगा। रामधन की बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो गए और अब रामधन सभी गांव वालों की मदद किया करता था। चांदनगर में प्रेम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। प्रेम दिल का और व्यवहार का बहुत अच्छा इंसान था। वह हमेशा कायदे और कानून का पालन करता और ईमानदारी से काम करता था। उसके इसी व्यवहार से सभी लोग उससे खुश रहते थे। एक दिन एक फैक्ट्री का मालिक उससे बोलता है, देखो प्रेम, तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री से सामान लाने और ले जाने का काम सौंप रहा हूँ। धन्यवाद सर, मैं मेहनत, लगन और ईमानदारी से आपका सामान सुरक्षित पहुँचाया करूँगा। प्रेम ने अपनी सहायता के लिए महेंद्र नाम के एक लड़के को साथ रखा हुआ था। महेंद्र बहुत ही शैतान और चालाक लड़का था। एक दिन प्रेम ने महेंद्र से कहा, महेंद्र देखो, मैं 3-4 दिन के लिए नगर से बाहर जा रहा हूँ। तुम पीछे से ट्रैक्टर का ध्यान रखना, आराम से चलाना और सारा सामान सही सलामत लाना और ले जाना। जी उस्ताद जी, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम बराबर से करूँगा। प्रेम चला जाता है, लेकिन प्रेम के जाते ही महेंद्र ने शैतानियां और चालाकियां शुरू कर दी, जैसे कि ट्रैक्टर में कम सामान डलवाना, ट्रैक्टर को तेज चलाना। इसी बीच फैक्ट्री से गोदाम तक सामान ले जाते हुए कुछ पेटियां टूट भी गईं। फैक्ट्री मालिक को जब पता लगता है तब वह प्रेम को बुलाकर महेंद्र की शिकायत करते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए सर, अब आइंदा ऐसी गलतियां नहीं होंगी। प्रेम महेंद्र को नौकरी से हटा देता है। महेंद्र गांव के एक सेठ से पैसे उधार लेकर एक नया ट्रैक्टर खरीद लेता है और कम दाम पर काम करना शुरू कर देता है। इधर एक दिन प्रेम अपने ट्रैक्टर में ओवरलोड माल डालने से मना कर देता है। तब फैक्ट्री मालिक प्रेम से कहता है, देखो प्रेम, तुम्हें जितना माल कहा जाए उतना ले जाओ, हम तुम्हें इसके पैसे देंगे। नहीं सर, ये कायदे और कानून के खिलाफ है, इससे मेरा चालान भी हो सकता है। प्रेम की बात सुन फैक्ट्री मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो महेंद्र को बुलाकर सामान ले जाने के लिए रख लेता है। एक दिन महेंद्र जब ओवरलोड ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, तभी अचानक पुलिस उसे रोकती है। वो पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर को तेजी से मोड़ता है। ट्रैक्टर पलट जाता है। महेंद्र तो बच जाता है, पर उसमें सारा सामान टूट जाता है और उसका ट्रैक्टर भी खराब हो जाता है। फैक्ट्री मालिक दोबारा प्रेम को बुलाकर काम पर लगा देता है। प्रेम महेंद्र को समझाता है, देखो बेटा, लगन और ईमानदारी से काम करोगे तो जीवन में कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जयपुर नाम के एक गांव में किशन चौधरी नाम का एक बहुत बड़ा धनवान रहता था। उसके पास 10 कार, नौकर, चाकर सभी थे। उसका एक बेटा था संजय। वह बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। किशन और उसकी बीवी की लाड प्यार ने संजय को बिगाड़ दिया। उसके बेटे को हमेशा तरह तरह के खिलौने लाकर देता था। पापा, मुझे एक नया मिनी ट्रैक्टर चाहिए, कल ही मुझे चाहिए। अरे बेटा, मैं कल लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, पहले तुम इनसे खेलो। किशन सेठ के घर में लीला करके एक काम वाली भी थी। लीला का बेटा शंभू भी किशन सेठ के यहाँ काम करता था। शंभू को भी संजय के खिलौनों के साथ खेलने के लिए बहुत मन करती है। जब कोई नहीं देखता था तभी शंभू उससे खेलकर खुश हो जाता था।
एक बार ऐसा ही खेल के पकड़ जाने पर संजय और किशन दोनों मिलकर शंभू को बहुत मारते हैं। अगले ही दिन, बेटा संजय, ये लो तुम्हारी नया मिनी ट्रैक्टर, एंजॉय। नए मिनी ट्रैक्टर को चलाकर संजय बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब संजय ट्रैक्टर को छोड़कर चला गया, तभी शंभू उसे लेकर बाहर चला गया। ऐसा वह कहीं दूर एक जंगल में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, मैं कहाँ पर पहुंच गया? ये जगह तो एक अनोखी जंगल जैसी लग रही है। और वैसे भी अभी मैं सेठ के घर वापस गया तो सभी मिलकर मुझे मारेंगे। पता नहीं चल रहा है अब मैं क्या करूं। ऐसा ही सोच रहा था कि इतने में 3 लिलीपुट वहां से जा रहे थे और शंभू को देखकर उसके सामने रुके। अरे आप लोग कौन हैं? इतने छोटे छोटे कैसे हैं? हम लिलीपुट हैं। हम लिलीपुट के देश से आए हैं। हम एक मनुष्य के खोज में निकले हैं ताकि वो हमें कुछ सहायता करे। तभी तीनों लिलीपुट शंभू और उसके मिनी ट्रैक्टर को लिलीपुट के देश लेके जाते हैं। वहां पर लिलीपुट के सरदार ने ऐसा बोला, आपको धन्यवाद। हमारे देश में हम सभी खेती पर ही निर्भर हैं और हमें खेती करने में बहुत तकलीफ है। हमारे पास गाय को चारा काटने के लिए घास काटने की मशीन भी नहीं है। इसकी वजह से हम खेती अच्छी से नहीं कर पा रहे हैं। अरे इतनी सी बात, मैं आप सबको एक तरकीब बताऊंगा। लेकिन मेरे गांव में मैं और मेरी माँ बहुत गरीब हैं। उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। दोस्त तुम घबराओ मत, हमारे पास बहुत सारा धन दौलत सोना भी है। हम आपको सब कुछ दे देंगे, बस खेती के लिए उपाय दे दो। ऐसा बोलते ही शंभू उन लिलीपुट को मिनी ट्रैक्टर से खेत जोतना सिखाता है। बहुत सोचकर उसी मिनी ट्रैक्टर से घास काटने का मशीन भी बना कर देता है। वाह दोस्त, आपने कमाल कर दिया। आपने कमाल का मशीन दिया है। इससे हम घास आसानी से काट सकते हैं। ये लो आपके लिए इनाम। वह लिलीपुट सरदार शंभू को 3 बक्सों से भरा हुआ पैसा, सोना और चांदी देता है। उसको लाकर शंभू अपने माँ को दिखाता है। तभी शंभू और उसकी माँ जाकर सेठ जी को कुछ पैसे देकर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए बोलते हैं और अपने गलती के लिए शंभू क्षमा भी मांगता है। उसके बाद माँ वहां पर काम भी छोड़ देती है। तब से शंभू और माँ आराम से एक नया घर में रहने लगते हैं। बैल और ट्रैक्टर की रस्साकशी। चांदपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोला था और सारा दिन गांव में घूमता रहता था। अरे भोलू, कहाँ जा रहा है भाई? काका, मैं गांव के मंदिर जा रहा हूँ। आज वहाँ पर भंडारा है ना, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। हाँ हाँ जा भाई, तेरे बिना गए तो भंडारा कैसे पूरा होगा। और भोलू हंसते हुए वहाँ से गांव के मंदिर चला जाता है। मंदिर में पहुँचते ही भोलू की नजर मंदिर के बाहर बनी नंदी बैल की मूर्ति पर पड़ती है और वो उस मूर्ति के साथ खेलने लगता है। वो खेल खेल में उस मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है और उसके सींग पकड़कर बोलने लगता है, अरे अरे कब से बैठे हो, चलो चलो उठो 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 ना। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आकर भोलू से कहते हैं, अरे बेटा भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर के नंदी बैल हैं, ये उठेंगे नहीं। चलो जाओ बेटा, कहीं और जाकर खेलो। पंडित जी की बात सुनकर भोलू बड़ी मासूमियत से कहता है, नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है पंडित जी, ये नंदी महाराज एक दिन जरूर उठकर चलेंगे, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब तो ये मेरे दोस्त बन चुके हैं ना। अच्छा बेटा, जैसी प्रभु इच्छा, तुम खेलना चाहते हो तो खेलते रहो। और भोलू वहाँ पर रोज आकर उन नंदी बैल से खेलता रहता है और गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब भोलू नंदी बैल से खेल रहा था, तभी वहाँ पर विजय नाम का एक लड़का अपना ट्रैक्टर लेकर आता है। वे सभी भोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। पगला भोलू, देखो तो क्या कर रहा है। हाँ हाँ, देखो तो कैसे पत्थर से खेल रहा है।
अरे ये तो पागल है, चलो चलो हम लोग ट्रैक्टर की सैर करते हैं। बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देखकर भोलू उन बच्चों से कहता है, देख लेना, मेरे नंदी महाराज इस ट्रैक्टर को निकाल कर भगा देंगे। अच्छा, तुम्हारे नंदी बैल उठेंगे, मेरे ट्रैक्टर से रस्सा कशी करेंगे। ठीक है भोलू, तो 2 दिन बाद अपने नंदी बैल को लेकर गांव के बाहर मैदान में आ जाना, वहीं पर फैसला हो जाएगा कौन जीतता है, मेरा ट्रैक्टर है तुम्हारे नंदी बैल। और सभी बच्चे हंसते हुए वहाँ से ट्रैक्टर पर चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद भोलू रोने लगता है और वो नंदी बैल से कहता है, नंदी महाराज उठो ना, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, आप आएंगे। और ऐसा कहकर भोलू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और भोलू मंदिर नहीं जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वो गांव के मैदान में जाता है। वहाँ वो देखता है कि विजय ट्रैक्टर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। भोलू को अकेला देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत तगड़ा बैल आ जाता है। लेकिन वो बैल चुपचाप भोलू के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से गर्दन हिलाने लगता है। भोलू उसको प्यार करता है और उसे नमस्कार करते हुए कहता है, अरे अरे, मेरे नंदी महाराज आ गए, आओ महाराज आओ, इस ट्रैक्टर को निकालो और फेंक दो बाहर। देखो मेरे नंदी महाराज आ गए, मैंने कहा था ना। माँ तुमने देखा ना, देखो देखो सब लोग देखो। भोलू के ऐसा कहते ही बैल हुंकार भरकर आगे बढ़ता है और ट्रैक्टर को खींचता हुआ दूर ले जाता है। ये हम जीत गए, जय भोलेनाथ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं।